गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 7 में क्या पढ़ा था और 8 में क्या पढ़ने वाले हैं। 7 में हमने पैरेललोग्राम को लेके कुछ क्वेश्चन करे थे बेहतरीन, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग जो मैंने आपको कराई थी, उस ब्रीफिंग में एक पॉइंट रह गया था, वो आज करेंगे। और उसके बाद हार्मोनिक कंजुगेट्स पढ़ेंगे आज। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो 12 ब्रीफिंग हो गई थी, लास्ट बची 13 नंबर की ब्रीफिंग। तो 13 नंबर की ब्रीफिंग में आपको समझाता हूं पहले क्या थी, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां, ठीक है। ये ट्राइंगल दे रखा है आपके पास ABC, ठीक है। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है AD, एंगल बाइसेक्टर है AD। तो ये कितना होगा A/2 और ये कितना होगा A/2। एंगल बाइसेक्टर की क्या पॉइंट मिला के क्या बनाते हैं, इंटरसेक्शन मिला के क्या बनाते हैं I मतलब इन सेंटर, ठीक है। अब ये जो I है, अब एक बात बताओ, इसके सामने वाली साइड स्मॉल c, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b और ये स्मॉल a, ठीक बात। यहां तक आपको पता है कि ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हो गई। अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि एंगल जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, C/B में। तो इसका रेशो हो गया C और इसका रेशो हो गया B। तो बताओ BD की लेंथ कितनी हो गई, BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C/B प्लस C इंटू ए, मतलब AC/B प्लस C। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई AC/B प्लस C। ऐसे इधर क्या होगा BC/B प्लस C। ये तो हमारे काम का नहीं है, केवल BD काम का है। अब एक बात बताओ, अब आपने क्या लिया देखना। अब आपने क्या लिया कि भाई एक और एंगल बाइसेक्टर लगाया B का, एक और एंगल बाइसेक्टर लगाया। अब ये जो I है ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा AD को, I डिवाइड्स लाइन AD इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा। एक बार बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है किस ट्राइंगल का, ABD का, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर किस रेशो में डिवाइड करेगा इस लाइन को, दिस इज टू दिस। मतलब यहां कितना आएगा AC/B प्लस C और यहां कितना आएगा C। यही तो है। अरे ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर किस रेशो में डिवाइड करता है, दिस इज टू दिस में, ठीक है। तो यहां भी वही किया हमने भाई। अगर ये पूरा एंगल बाइसेक्टर है तो आधे ट्राइंगल का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, AC/B प्लस C/C। तो लिख लिया इसको AC/B प्लस C कितना C से C कट गया और B प्लस C को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया A/B प्लस C। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल बाइसेक्टर को I कितने रेशो में डिवाइड करता है, I डिवाइड्स लाइन AD इन द रेशो A/BC। तो ये लिख लो I डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर लाइन in the ratio BA/B plus C, ठीक बात। अब ये A कौन सा लिया, जब A वाला ले रहे हैं। अगर ये B वाला होता तो क्या होता, B/A plus C। बात समझ में आई आपको, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अब मैंने क्या किया, यही को इसी को द्वारा बनाया, ठीक है। और यही एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, A B C और D। और यही I है। I किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, A/B प्लस C, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने इस पे एक X सेंटर बनाया I1, X सर्कल बनाया, X सेंटर बनाया I1, ठीक बात। मैंने बनाया X सेंटर, ठीक है। अब X सेंटर कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा। तो X सेंटर क्या हो गया I1। तो I1 भी किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको, A/B प्लस C। अब एक फर्क है, जो I डिवाइड कर रहा है वो कैसा कर रहा है, इंटरनली। I कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। और I1 डिवाइड्स द लाइन AD इन द रेशो A/B प्लस C एक्सटर्नली। कैसा डिवाइड करेगा ये, एक्सटर्नली। यही फर्क है। और ये पूछता है गारंटी से कि बताओ अगर इन सेंटर 3:2 में डिवाइड कर रहा है या 4:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो भी है, तो बताओ एक्स सेंटर उसी का I1
किस रेशो में डिवाइड करेगा, उसी रेशो में डिवाइड करेगा बट एक्सटर्नली करेगा। ठीक बात समझ में आ रही है, ये लिख लो। फिर मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं। समझ में आ रहा है आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, आगे चलें। अब इंटरनली और एक्सटर्नली में बच्चा इधर कंफ्यूज होता है, तो मैं उसे भी क्लियर कर ही देता हूं। फोर्टीन नंबर का पॉइंट डालो। अब एक बात बताओ, ये लाइन है ए बी, यहां पे पॉइंट है पी, ये m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशो m/n इंटरनली। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे वो मैंने आपको बताई थे, पहला कोऑर्डिनेट इंटू दूसरा रेशो। अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, तो कितना आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इधर कितना आएगा m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस रेशो में यहां तक तो बच्चों को खूब आता है, लेकिन जैसे ही इंटरनल एक्सटर्नली की बात आती है बच्चा घूम जाता है। अब एक्सटर्नली में मैं समझाता हूं कि आपको उस दिन रह गया था थोड़ा सा समझाना, कि अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आगे खींचूं और यहां पे पॉइंट बना दूं Q, तो अब Q बाहरी पॉइंट है तो दोनों पे भेजेगा रेशो, मतलब यहां से यहां तक कितना उसका m और यहां से यहां तक कितना उसका n। ठीक बात, वो m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आपको दो टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, वो देखो। अगर मैं बोलूं m/n एक्सटर्नली, तो यहां पे आपको समझ आ जाएगी कि भैया एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो ऐसे नहीं दे बोलेगा आपको कि m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो बोलेगा -m/n इंटरनली। तो इसका मतलब ही क्या होगा, माइनस जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब एक बात समझो, थोड़ी सी हल्की सी बात है, गौर करना कि अगर मैंने ए और बी लिए, ठीक है, और यहाँ पे Q पॉइंट है, ठीक है, ये m/n में डिवाइड कर रहा है। क्यों, हमें -m/n को क्या लिख लिया, m/n। ठीक है, अब अगर मैं इस माइनस को हटा लूं तो ये कैसा कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो ये कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। दोनों में फर्क बताता हूं कैसे, देखो। अब इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस को हटा दो, आपको बोल रखा है m/n एक्सटर्नली। तो आप क्या करोगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और यहां लगाओगे m/2 माइनस ny1 अपॉन m-n लगाओगे। अगर मैंने आपको बोला कि -m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अब उसने इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं बोला, आपसे बोला -m/n में डिवाइड कर रहा है, तो माइनस जहां लग जाता है ना, उसका मतलब होता है एक्सटर्नली। अब देखो कैसे। अब आपको क्या करना है, दोनों में दो चीज याद रखनी है। रेशियो आपके पास m/n है, अगर वो माइनस लगा के बोलता है और कुछ नहीं देता तो आपको फॉर्मूला यूज करना है इंटरनली का, और अगर आपको m/n बोलता है, m/n बोलता है और एक्सटर्नली बोलता है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्सटर्नली का। मतलब जहां माइनस लग गया तो या तो आप माइनस हटा के एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करो, या आप माइनस लगा के इंटरनली का फॉर्मूला यूज करो। कैसे, देखो। अभी अगर मैंने आपको बोला कि m/n एक्सटर्नली, तो आपने क्या यूज किया, एक्सटर्नली का फॉर्मूला। अगर मैं आपको पूछता -m/n में डिवाइड कर रहा है, अब आप बताओ उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो आपने अब माइनस हटा दो और एक्सटर्नली यूज करो आराम से। लेकिन अगर आप माइनस साइन यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, इंटरनली का। कैसे, देखो, m/x2 प्लस -n इंटू x1 अपॉन m प्लस ऑफ -n, ऐसे इधर आएगा m/2 प्लस माइनस ऑफ ny1 अपॉन m-n। तो यहां कितना आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और इधर आएगा m/2 माइनस ny1 अपॉन m-n। बात समझ आ रही है? तो ये कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है कि भाई माइनस साइन आ गया, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें। माइनस आते ही आप माइनस अगर साथ लगा रहे हो, देखो दो कंक्लूजन निकले। अगर आप माइनस साथ लगा रहे हो तो इंटरनली का फॉर्मूला यूज होगा, अगर आप माइनस हटा दे रहे हो तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रही है?
अगर माइनस लगा हुआ है और आपने माइनस हटाया है तो आप एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस लगा के आप रेशियो यूज कर रहे हो तो आप कैसे यूज करोगे? इंटरनली। यही कंक्लूजन है, ठीक है। चलें आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कौन से? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब कुछ एक दो डेफिनेशन है इसमें, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ अ लाइन ए बी इज डिवाइडेड, इफ अ लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट पी, by a point P in the ratio m is to n internally, and a point Q divides the line AB in the ratio m is to n externally, then P and Q are known as harmonic conjugate of line AB. आप देखो क्या कहना चाह रहा है ये बेटा ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक लाइन ए बी है। सबसे पहले एक पी पॉइंट है जो इस लाइन को m is to n में डिवाइड कर रहा है। अब अगर अंदर से कर रहा है तो इंटरनली, और एक क्यू पॉइंट है वो इस लाइन को m is to n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। m is to n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो P एंड Q है, ये क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ लाइन ए बी। मतलब अगर किसी लाइन को दो पॉइंट एक उसी रेशो में इंटरनली डिवाइड करे और एक पॉइंट उसी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, अगर ये हो रहा है तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे उस लाइन के? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब आपको समझा दिया मैंने, लेकिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया कि हार्मोनिक क्यों लगाया है यहाँ पे। अरे हार्मोनिक इस वजह से लगाया है यहाँ पे कि ये जो AP, AB एंड AQ किसमें होते हैं? R in HP। अब बच्चों को समझ नहीं आएगा कि सर HP क्या है, जिन्होंने सीक्वेंस नहीं पढ़ा। ये क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर कोई टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल किसमें होगा? AP में। तो ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक, तो वो इस टॉपिक को AP पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, APGP पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब अगर ये HP में है तो इनका क्या होगा? रेसिप्रोकल किसमें होगा? AP में। और AP की कंडीशन क्या होती है? ABC अगर AP में है तो क्या होगा? 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। तो अगर इनके रेसिप्रोकल AP में है तो क्या होगा? 2/AB इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ, यही होगा। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये किस में हो जाएंगे? HP में। अगर एक बात बताओ, अगर मैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C प्रूफ कर दूं तो ABC किस में हो जाएंगे? AP में। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो AP, AQ और AB किस में हो जाएंगे? HP में होंगे, नहीं होंगे? होंगे। तो ये लिख लो, फिर इसको प्रूफ करेंगे। मतलब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने इस लाइन को इस तरीके से डिवाइड किया कि AP, AB और AQ किस में हुए? HP में हुए। तो P एंड Q क्या हो गए? हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको प्रूव करेंगे ये आया कैसे। अगर ये हमने ला दिया तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी कि भाई ये तीनों किस में? HP में। ठीक है, तो इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो पहले।
चलें इसका प्रूफ पढ़ें, ठीक है। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, दिक्कत वही है। अब देखो क्या बोला था मैंने अभी तक आपको कि भाई एक लाइन ए बी है जिसको P पॉइंट क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, और एक पॉइंट Q है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मेरे को क्या प्रूफ करना था, AP AB और AQ आर इन HP। क्या प्रूफ करना था, AP AB और AQ आर इन HP। अगर ये HP में तो हम एक चीज प्रूफ कर सकते हैं इनकी, 2/AB इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ, ठीक बात। यही प्रूफ करना हमें मेनली, अगर ये आ गया तो ये HP में होंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आपको ये चीज पता है कि AP/PB कितना होता है, AP/PB है m/n, भाई AP/PB कितना है, m/n। ऐसे ही AQ, अब ये कितना हो गया, AQ/BQ या Q भी लिख लो, तो ये भी क्या हो गया, m/n। जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दें, तो कितना हो गया, AP/PB इज इक्वल टू m/n, मतलब इसको m/n है तो ये भी m/n है, इसको बराबर कर दिया तो AQ/QB, ठीक बात। अब दोनों को रिवर्स कर दो तो कितना हो गया, PB/AP इज इक्वल टू QB/AQ। अब एक बात बताओ, PB कहाँ है, PB ये रही, तो PB को लिख सकता हूं मैं AB माइनस AP, क्यों, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो AB माइनस AP क्या हो जाएगा, PB, तो इसको लिख लिया AB माइनस AP/AP इज इक्वल टू QB क्या होगा, QB होगा AQ माइनस AB, तो इधर लिख लिया AQ माइनस AB/AQ, ठीक बात। इसको अलग अलग खोला तो क्या आ गया, AB/AP माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस AB/AQ। अब बच्चा बोलेगा कि सर इस माइनस वाले को इधर ले आओ, हाँ भाई, AB/AP प्लस AB/AQ इज इक्वल टू 2। अब बोलेगा कि सर AB कॉमन ले लो, हाँ सर वो भी लेंगे, AB कॉमन लिया 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2। तो बताओ कितना हो गया, AB को इधर ले गए तो 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये किस में आ गए, HP में आ गए। मतलब ये वाली लाइन हमारी प्रूव हो गई कि AP AB और AQ किस में है, HP में। बात समझ में आई। और वो किससे प्रूव हुई, वो रेशो से ही प्रूव हुई, जो रेशो हमारे पास दिए गए थे। भाई ये अजम्पशन तो है नहीं, अजम्पशन तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे दे रखा था, उससे हमने प्रूव किया ये कंडीशन। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, HP के लिए होती है, ठीक है। लिख लो इसे, ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलो अब इसी हार्मोनिक कॉन्जुगेट में पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई तीनों पॉइंट किस में होते हैं, HP में होते हैं, ठीक है। अब इसी में सेकंड पॉइंट प्रूफ करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है, 90 नहीं है ये, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा a/2 और ये होगा a/2, ये होगा D, ABC नाम दे दिया और ये हो गया D। तो बताओ AD क्या है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जो आपको अभी नॉलेज में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो। इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ठीक बात, इस लाइन को आगे बढ़ाएं। तो ये वाला तो क्या था, ए था पूरा एंगल, और ये बचा कुचा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा, पाई माइनस ए।
ये टोटल एंगल कितना होगा पाई माइनस ए। क्यों? ये टोटल एंगल कितना ए, और इसी लाइन पे एक्सटर्नल एंगल क्या बचा पाई माइनस ए, और उसका बाइसेक्टर कहां मिलेगा यहां मिलेगा, और वो इस लाइन को ऐसे मीट करेगा, ये हो गया डी डैश। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितना हुआ बाइसेक्टर है, तो यहां कितना हो जाएगा पाई माइनस ए बाई टू, और इधर भी क्या हो जाएगा पाई माइनस ए बाई टू। इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, और इसको भी लिख सकता हूं क्या पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज समझा रहा हूं यहां पे, ये सी और ये बी, भाई इसके सामने वाली साइड सी और ये बी, तो बताओ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? बीसी को डिवाइड करेगा सी इज टू बी में। ये तो पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि एडी इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा सी इज टू बी में। ठीक बात। अब आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite line in the ratio B is to C externally। मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किस में डिवाइड करता है इंटरनली, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किस में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी इज टू बी में, सॉरी सी इज टू बी में डिवाइड कर रहा है। कैसे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब आप ये प्रूफ करो कि ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये सी इज टू बी में क्या करे इंटरनली डिवाइड करे, सी इज टू बी में क्या करे इंटरनली। अभी एक बार वापस से समझा देता हूं, लोगों को नहीं आया समझ। देखो एक ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली साइड बी और बी के सामने वाली साइड बी। अब इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा ये होगा, जो क्या करेगा इस एंगल को ए बाई टू में और इसको ए बाई टू में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करती है कि सामने वाली साइड को साइड्स के रेशियो में डिवाइड करती है। कौन से? इधर वाली का इधर और इधर वाली का इधर। अब एक बात बताओ, सी इज टू बी में इसने किस में डिवाइड किया इंटरनली डिवाइड किया। अब आपसे ये प्रूफ करवा रहा है कि ये जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि इस लाइन को आगे बढ़ाओ और ये जो एंगल बचा ये क्या होगा एक्सटर्नल एंगल होगा। वो कितना बचा भाई, टोटल कितना होता है पाई, और जिसमें से क्या चला गया ए, तो टोटल कितना हो गया पाई माइनस ए। अब उसका डिवाइड बाई टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, इधर भी क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली लाइन मतलब बीसी को किस रेशो में डिवाइड करे सी इज टू बी में, वो भी कैसे एक्सटर्नली। तो वही प्रूफ करना आपको, ये क्या करवा रहा है वही प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो यहां कौन सा आ गया डी डैश मान लें इसको। अब ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा सी इज टू बी में, कैसे एक्सटर्नली। तो आपको प्रूफ क्या करना है, डी डैश डिवाइड्स द लाइन BC in the ratio C is to B externally। कैसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। इससे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। अब मेरे को एक बात बताओ, लेट सपोज आपने इस एंगल को क्या मान लिया थीटा, इस एंगल को क्या मान लिया थीटा। ठीक बात। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये पाई बाई टू माइनस ए बाई टू और ये थीटा। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये कौन सा है बी डी डैश अपॉन कितना हो गया सी डी डैश इज इक्वल टू सी बाय बी। क्यों, बी डी डैश कितना सी और सी डी डैश कितना बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई प्रूफ करोगे। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है बी डी डैश अपॉन सी डी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो देखो ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी आपने ट्राइंगल लिया बड़ा वाला, ये कौन सा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसकी साइड एक सी है एक थीटा है। ठीक है, और क्या है देखो, अब एक बात समझो कि अब अगर मैं लूं देखो सी अपॉन साइन थीटा, ट्राइंगल में ये आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे देखो
ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये A है, ये B है, ये C है। तो क्या हो जाएगा A अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू B अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू C अपॉन साइन θ3। यही होता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, केवल यही समझ लो, ठीक है। तो एक बात बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल में C अपॉन साइन थीटा कितना, C अपॉन साइन थीटा। अब एक बात बताओ, एक चीज मेरे को एक बात बताओ, अब ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया, सम कर लो, π/2 माइनस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2। तो a/2 से a/2 कट गया, कितना हो गया π/2 प्लस a/2, ठीक है। तो अब कितना आएगा भाई, ये पूरी साइड कितनी BD डैश, ये पूरी साइड कितनी BD डैश, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में देखो साइन π/2 प्लस a/2, ठीक बात, ये बात समझ में आई। अब कौन सा ट्राइंगल ले, अब मैंने लिया ट्राइंगल ACD डैश। अब इन ट्राइंगल ACD डैश, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, ये कंसेप्ट ऐसे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सब कुछ आना चाहिए, तभी आप कंसेप्ट को समझ पाओगे अच्छे से। और मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल्स में समझा रहा हूं, ऐसे नहीं कि टाइम लग रहा है तो फटाफट खींच रहा हूं, ठीक है। अब ACD डैश, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, एक तो BD डैश चाहिए था, एक CD डैश चाहिए। अब BD डैश के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD डैश, और अगर हमें CD डैश चाहिए तो कौन सा लेंगे, ACD डैश, ठीक है। अब ACD डैश में देखो क्या हो गया, ये कौन सी है B, तो B अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, CD डैश, और अपॉन में क्या आएगा, साइन π/2 माइनस a/2। अब इन दोनों रेशो को देखो क्या हो गया, C अपॉन साइन थीटा इज इक्वल, C अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू BD डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ये cos π/2 cos a/2, ठीक है। अब देखो B अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD डैश अपॉन ये कितना हो जाएगा, cos a/2। दोनों को डिवाइड दे दो, क्या आ जाएगा, BD डैश अपॉन CD डैश इज इक्वल टू C बाय, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपको पता लग गया कि भाई D और D डैश क्या होंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे। तो एक बार बताओ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू द अपोजिट साइड। ये क्वेश्चन वो था, पर मैं आपको उस वे में समझाना चाहता था जिस वे में मैंने आपको अभी लिया है। जब आपने क्या किया, पहले एक्सटर्नल बाइसेक्टर को प्रूफ किया कि ये क्या करता है, C/B में क्या करता है, एक्सटर्नल डिवाइड करता है। अब जो पॉइंट, एक पॉइंट है वो उसी रेशो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और दूसरा पॉइंट उसी लाइन को उसी रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो D एंड D डैश क्या हो गए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ BC। बात समझ में आई। ये कंसेप्ट थोड़े ऐसे हैं कि आपको एक बार समझ में नहीं आना, दोबारा लगाना, दोबारा समझ में, तीसरी बार मुझे कॉल कर देना कि सर ये वापस से बता दो, अपन वापस से क्लास में बताएंगे, ठीक है। लिख लो पहले से, चले आगे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पहले लिख लो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल common tangent divides the line joining centers of two circles, externally and internally, in the ratio of their radii। क्या कर रहे हैं कि दो सर्कल हैं,
उनकी कॉमन टेंजेंट कितने, दो टाइप से होती हैं अगर दो सर्कल की, एक क्या होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो क्या करती है, सेंटर की जॉइनिंग लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड करती है, और जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है वो इंटरनल डिवाइड करती है। किस रेशो में, उनके रेडाई के रेशो में। ठीक है, तो अब देखो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताते हैं। ठीक है, ये कौन सी टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनको डीसीटी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन है तो सर्कल का, लेकिन हार्मोनिक कॉन्जुगेट का है, तो मैं उसी चक्कर में आपको अभी बता रहा हूं, प्रूफ भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सर्कल में तो क्या डिस्कस करेंगे ही। एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि भाई इधर से चले, ठीक है, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट आते हैं किस लाइन पे आते हैं, ये किस्मत से किस लाइन पे आते हैं, ये उसी लाइन पे आते हैं जिस लाइन पे ये सर्कल ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास C1 और ये हो गया हमारे पास C2। ठीक है, ये हो गया D, ये मतलब ये P और ये Q। ठीक बात। तो ये जो P एंड Q है ना, ये क्या है, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे, देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसकी रेडियस मान ली R1 और इसकी भी मान ली R1, ये R1 है। अब देखो इधर देखो, ये क्या हो गया और ये हो गया, तो इसकी देखो R2 और इसकी R2। तो अब इस लाइन को अलग ले लो, ये लाइन यहां ले ली। ठीक है, ये C1 और ये C2, P क्या कर रहा है, इसको R1:R2 में डिवाइड कर रहा है, R1:R2 में। मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो ये और इसकी जो रेडियस होगी वो ये। ठीक है, और इसको Q क्या कर रहा है, Q कर रहा है R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब बात समझो कि आपके पास क्या था। अब आपने ये थ्योरम तो समझ ली, इसका प्रूफ भी बता देता हूं। देखो क्या करना कि एक क्या करना, एक ये वाला लेना P और ये C1 और यहां मान लो AB और यहां मान लो A'B'। ठीक है, तो P C1 A'। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लेना ये पूरा वाला A Q और C1। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो क्या आएगा, CQ/CP इज इक्वल टू क्या आएगा, R1/R2। तो वही आएगा। ठीक बात। तो आपने एक बात समझी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दोनों क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। ये इसको क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा C1 C2 लाइन को, और ये क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशो में, उनके रेडाई के रेशो सॉरी, किस रेशो में, उनके रेडाई के रेशो में। बात समझ में आई। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइम लगता है इन्हें समझाने में, पर अगर एक बार याद हो गए ना तो क्वेश्चन जैसे ही पुटअप होगा आपको याद आ जाएगा, अरे डीसीटी और टीसीटी दोनों का कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट, C1 C2 को किस रेशो में। क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका रेशो दे रखा है या इसकी रेडियस दे रखी है, बोल रहा है कि डीसीटी बताओ और पीसीटी बताओ। तो बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसके रेडियस के रेशो से क्या निकाल लेंगे, P, और उसी रेशो से क्या निकालेंगे, एक्सटर्नली से Q। तो बात, क्वेश्चन आ गया बहुत सिंपल। अब अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं पता हो ना तो बच्चा घूम जाए, करता करता पागल हो जाएगी यार। फिर वो क्या लगाएगा, फिर इसमें घूम जाएगा कि यार ये C1P क्या होती है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है कि भाई ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट में होते हैं, तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लिख लो इसे।
अब इस पे जो थोड़े बहुत टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा है कि समझाने में आपको टाइम ले ही लेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट of 3, 4 with respect to point 1, 2 and 4 and 5। इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने हैं आपको एक पॉइंट के। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अब यहाँ पे एक नई बात आई कि विद रेस्पेक्ट टू, तो विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ये वही ए बी लाइन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट कितना है 1, 2 और ये पॉइंट कितना है 4, 5। इसको आपने नेमिंग दे दी ए बी, ठीक बात। इसको एक पॉइंट पी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3, 4, क्योंकि 3, 4 क्या होगा, इनके बीच होगा। अब बात समझो ना, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ा कि ये एक्सटर्नली होगा कि इंटरनली होगा, क्योंकि देखो 3, 4 क्या होगा, इन दोनों के बीच होगा, तो मतलब ये कहाँ होगा, इंटरनली होगा, ठीक है। अब ये जिस रेशो में डिवाइड करेगा, अगर इसको m/n मान ले, ये क्या करेगा, इस रेशो में m/n में अगर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या करेगा, अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट Q है इसका, तो वो क्या करेगा, इसी लाइन को m/n में क्या करेगा, इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। बात समझ में आई कि अगर P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो Q इसको क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मतलब आपको कैसी भी लैंग्वेज में क्या चाहिए, m और n चाहिए, ठीक है। तो अब m और n निकालने के लिए, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रेशियो ना दे रखा हो तो आप क्या मान लो, λ/1 मान लो, ठीक है। अब एक पॉइंट रखो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, λ/4 प्लस λ/4 प्लस 1/1 अपॉन इज λ+1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3λ+3 इज इक्वल टू 4λ+1, ठीक है। तो कितना हो गया, अब 3λ माइनस 4λ इज इक्वल टू 1 - 3, यहाँ कितना आ गया, -λ इज इक्वल टू -2, तो λ इज इक्वल टू 2, तो λ/1 कितना आ गया, 2:1। मतलब ये इस रेशो को, ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो ये एक्सटर्नली भी किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो अब पॉइंट क्यों नहीं निकाल सकते आप, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए h, k, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। तो h निकालो, h कितना होगा, देखो क्या करेंगे, पहला रेशो इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट, मतलब 2 × 4 माइनस दूसरा रेशो इंटू पहला कोऑर्डिनेट, मतलब 1 × 1 अपॉन 2 - 1, कितना आ गया, 8 - 1 अपॉन 1 मतलब 7। और k कितना होगा, k होगा कितना, पहला रेशो इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट 2 × 5 माइनस 1 × 2 अपॉन 2 - 1, तो कितना हो गया 10 - 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के पॉइंट क्या हो गए, 7, 8। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3, 4 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, 2 एंड 4, 5। बात समझ में आई कि अगर ये पॉइंट, आपको क्या करना था, मेनली बात आपको रेशो ये क्या आने थे, अरे बस इंटरनली के रेशो आ गए तो वही क्या है, एक्सटर्नली के रेशो। बात समझ में आई, ठीक है, लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन करें, 1-2 क्वेश्चन और हैं थोड़े अच्छे। मैं बीच में क्या क्वेश्चन लेता रहूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर फॉर ट्राइंगल मेड बाय, अब ट्राइंगल किन किन से मिलके बना है, मेड बाय लाइन x + y इज इक्वल टू 2 एंड x × y इज इक्वल टू 0। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 2 ही लाइन है। अरे कंसेप्ट देखना आप, 2 लाइनें ऐसे कैसे 2 लाइनें, देखो आपको दिखेंगी अभी।
सबसे पहली बात इसको लेते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, या तो x 0 हो या y 0 हो। तो आ गई दो लाइनें, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस तो क्या है, इंक्लूड है। तो आपने क्या करा, ये y एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस बना दी। अब एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन को ड्रॉ आपने हजारों बार किया होगा, ये ऐसे आती है। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, अरे x बाई 0 कर दो, कितना हो जाएगा 2,0, और इधर कितना हो जाएगा 0,2। अब इसे देख के आप इसके ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर नहीं बता सकते। अब देखो ना वो पॉइंट काम आ रहे हैं। अब कहां से मैंने जो पॉइंट लगाए आपको वो काम आ रहा है। ये क्या है, राइट एंगल, तो इसका ये पॉइंट कितना होगा, ऑर्थो सेंटर। तो h कितना हो गया 0,0। और हमेशा राइट एंगल का सरकम सेंटर कहां होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है कितना, 0 + 2/2 और 2 + 0/2 और 0 + 2/2 कितना हो गया 1,1। अब बताओ ये सिंपल था कि नहीं, आपको समझ आ रही है, अब स्ट्रेट लाइन दिखने लगी कि आपने अगर 6-7 लेक्चर अच्छे से देख लिए और समझ लिए ना, तो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे हाथों पे हो जाएगी कि अच्छा ये देख के ये हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला। तो आपको पता नहीं लगेगा क्या पूछ रहा है, क्या करवा रहे हैं। आप आधे क्वेश्चन बाद बोलोगे अच्छा सर ये तो ऐसे था। ठीक है, देखो sides of an equilateral triangle is on y axis। साइड्स नहीं, साइड है, एक साइड कहां पर है, इज ऑन y axis एंड ओ मतलब सरकम सेंटर कितना है -2,3। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तीनों वर्टेक्स बताने। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल। थर्ड, लेंथ ऑफ साइड्स। ये क्वेश्चन देख के बच्चा घबरा गया, अरे क्या पूछ लिया भाई। ये बहुत सिंपल काम, 1 मिनट जरा क्वेश्चन को रीड करो पहले, कुछ समझ आने लगेगा आपको। क्या कह रहा है, एक साइड किस पर है, y एक्सिस। तो हमने एक सबसे पहले क्या बनाई, y एक्सिस। x से हमें कोई मतलब ही नहीं है, y एक्सिस एक साइड है, मतलब यहां a मान लिया, यहां b मान लिया। अब एक बात मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, मतलब इनका एक कोऑर्डिनेट तो आपको पता है भाई, x तो क्या होगा 0। अब ट्राइंगल कैसे बन सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इधर बन सकता है और कुछ बोलेंगे इधर बन सकता है, बट हमें तो एक डिसाइड करना है, या तो इधर और या इधर। तो इसके लिए काम आएगा अपना सेकंड गिवन पॉइंट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कहां दे रखा, -2,3, मतलब कहां है, राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो जब सरकम सेंटर लेफ्ट साइड है तो ट्राइंगल राइट साइड होगा, नहीं, तो इसको रिमूव कर दिया। सरकम सेंटर अगर राइट साइड है तो ट्राइंगल लेफ्ट साइड है, तो ट्राइंगल भी कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सपोज करो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसका जो पॉइंट होता है ना, सेंट्रॉइड O, H, I, G, सरकम सेंटर सब एक ही होते हैं, सब एक ही होते हैं। मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है -2,3, ये क्या है, ये इन सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है, ये सेंट्रॉइड भी है, ये ऑर्थो सेंटर भी है। तो हमने इसको एक बार के लिए इन सेंटर माना। और इन सेंटर क्या होता है, क्या इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। पर अब आप इन सेंटर पे भी मत जाओ, आप इसको ऑर्थो सेंटर मान लो। ऑर्थो सेंटर क्या करता है कि भाई सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालता है, और ऐसी परपेंडिकुलरों का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये यहां आ गया, सपोज करो ये यहां -2,3। अब एक बात बताओ, ये इस पे परपेंडिकुलर है और यहां पे क्या होगा, इसको D मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। अब यहां पे D है तो D का आपको एक कोऑर्डिनेट तो पता है, x कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा,
इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब एक बात, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये क्या परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक बात। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो अब परपेंडिकुलर लाइन पे क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वहां पे क्या होता है, y फिक्स होता है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो y फिक्स ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये y एक्सिस है, मतलब ये कहां है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक बात बताओ, ये y एक्सिस है, यहां एक लाइन परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस होगी, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन पे y हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे क्या हो गया, y इसका 3। समझ में आया, एक एक करके पॉइंट निकाल रहे हैं हम। y इसका क्या हो गया 3। अब एक बात बताओ, अगर ये सेंट्रॉइड है, अगर ये सेंट्रॉइड है, तो अब जब ये सेंट्रॉइड है तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2, ठीक बात। तो बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -6। अब दो कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस x3 इज इक्वल टू -6, तो x3 क्या हो गया, -6। तो जो बचा कुचा था उसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, इस लाइन पे क्या y फिक्स है, तो y कितना 3, तो एक के कोऑर्डिनेट तो आ गए -6,3। अब एक बात बताओ, ये g है सपोज करो, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, आपको पता है, यहां 0 यहां -2, तो कितनी हो गई दूरी 2। अब आपको बताइए एक ट्राइंगल में मीडियन को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो इसका 1 पार्ट क्या है 2, तो डबल पार्ट कितना हो गया 4, तो ये आ गई 4। और आपको वैसे भी पता लग रहा है कि ये पूरी टोटल कितनी है, ये पूरी टोटल कितनी है 6, तो -6 से 0 कितनी हो गई डिस्टेंस 6। तो ये बातें आपको समझ आ गई। अब एक बात बताओ, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड होता है AD, कितना होता है इसका, AD होता है √3a/2, और A क्या होती है साइड। अगर इसकी साइड A है तो √3a/2 क्या है 6 है, क्यों, एल्टीट्यूड क्या होता है √3a/2। तो आपने क्या किया, √3a/2 इज इक्वल टू 6 कर दिया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 12/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4√3। बात समझ में आ रही। तो आपकी साइड आ गई कितनी 4√3। अब देखो, अब अगर ये मीडियन है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसकी लेंथ हो गई 2√3 और इसकी लेंथ हो गई 2√3। अगर देखो 0 तो फिक्स है, 3 से ऊपर जाएंगे तो कितना होगा 3 + 2√3, और 3 से नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 2√3। ये आ गई वर्टिसेस, लेंथ आ गई। अब बचा एरिया, और एरिया क्या होता है √3a²/4, तो √3/4 a² कितना हो गया 4√3 × 4√3, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 4 × 3 × √3 कितना हो गया 12√3। एरिया कितना हो गया 12√3। बात समझ में आई, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लो फटाफट। करें अगला क्वेश्चन, चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू 0,0। AB की लेंथ दे रखी है आपको 2, एंगल ABC दे रखा है π/3, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC दे रखा है कितना 2,0। देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना है। वो कैसे कि सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाए। अब बोल रहा पॉइंट B कहाँ है 0,0 पे, मतलब ये क्या है पॉइंट B। अब बोल रहे BC का मिड पॉइंट 2,0, मतलब C भी कहाँ है x एक्सिस पर। अब ये पॉइंट है BC का मिड पॉइंट, मतलब D मान लिया, ये कितना है 2,0। और जब ये मिड पॉइंट है तो C कहाँ होगी 4,0 पे, तो BC आ गई आपके पास। अब बोल रहा है एंगल ABC π/3 है। अब BC इधर है तो एंगल ABC क्या होगा ऐसी होगा, ठीक है।
अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर नीचे भी तो बन सकता था। अरे एंगल माइनस में नहीं है, पहली बात तो एंगल माइनस होता तो नीचे बनता। ये कितना हो गया π/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि एबीसी का सेंट्रोइड, दो कोऑर्डिनेट आ गए एक्स और वाई और चाहिए आपको। तो देखो एक बात, इस पॉइंट से मैं क्या डालू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से क्या डाला मैंने, इस डी को इधर से कहा और इससे डाला मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब बताओ, एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड दे रखी है 2, ए बी की लेंथ दे रखी है ना 2, ये 60 दे रखा, तो आप ये बता सकते हो ये कितना होगा 2 sin 60 और ये कितना होगा 2 cos 60। तो x और y भी क्या होंगे 2 sin 60 कॉमा क्या वो सॉरी यहां पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 cos 60 और ये क्या आएगा 2 sin 60। क्यों, परपेंडिकुलर तो क्या आएगा sin 60 और बेस क्या आएगा cos 60 और किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो कितना हो गया 2 इंटू cos 60 कितना हो गया 1 और इधर आ गया 2 इंटू √3/2 तो कितना हो गया √3। तो 1 कॉमा √3 क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट। अब सेंट्रोइड बताना, तो सेंट्रोइड क्या हो गया जी क्या हो गया 0 + 1 + 4/3 और ये क्या हो गया 0 + √3 + 0/3 तो कितना आ गया जी आ गया 5/3 1/√3। दैट्स द फाइनल आंसर 5/3 1/√3। देख लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था उसने भाई 0,0 BC का मिड पॉइंट D दे रखा है कितना 2,0 तो C क्या होगा, ये तो आज बच्चा बता देगा सर 4,0। अब एंगल दे रखा π/3 मतलब 60 डिग्री, तो यही होगा, नीचे होता तो कैसा होता नेगेटिव, यही होगा। साइड दे रखी है 2। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y। x क्या होगा भैया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया x। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें आपको हाइपोटेनियस गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस तो आप आसानी से बता सकते हो। ये क्या हो जाएगा 2 sin 60 और ये क्या हो जाएगा 2 cos 60। 2 sin 60 कितना हो गया √3 और 2 cos 60 कितना हो गया 1। बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू।